सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी कक्षा का विषय है वाक्य के भेद। कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़े थे, शब्द और पद। शब्द और पद के आगे की प्रक्रिया वाक्य होती है। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के अनेक प्रकार के भेद हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं वह विषय है। तो हमें ये देखने की सबसे पहले ज़रूरत है कि हम वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी भाव को प्रकट करता हो। भाव का अर्थ हुआ हमारे मन के विचार, हमारे मन के उद्गार, जो हम कहना चाहते हैं या जो हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर हम अपने मन की बात उसे कहते हैं या हम उसे बुलाते भी हैं, तो वो जो बात प्रकट होती है वह भाव कहलाएगा। लेकिन उन भावों को आगे वाले व्यक्ति को सुनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का सार्थक होना अत्यावश्यक है। यदि हमारे बोले गए शब्द सार्थक नहीं तो वे कभी भी वाक्य नहीं बन सकते। तो इसलिए सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाएगा। और भाषा शास्त्र के अंदर वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी रचना है। क्यों कि रचना वाक्य वाक्य से आगे काव्य महाकाव्य बनने लग जाते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इन चारों की परंपरा में अंतिम स्थिति वाक्य है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से महाकाव्य बनते हैं। तो महाकाव्य एक बहुत अथाह सागर है। तो सागर के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम मात्र यहीं पर हम पढ़ेंगे हमारे वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे पाठ्यक्रम में है। वर्णों के, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किस काम आते हैं? हमारे मन की अभिव्यक्ति को, हमारे मन के उद्गार को या हमारे मन की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए हमें वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी वाक्य को किसी व्यक्ति के सामने बोलते हैं, किसी समूह के सामने बोलते हैं, तो वह व्यक्ति और वह समूह उस वाक्य को सुनकर के अर्थ समझते हैं और अर्थ को समझकर तुरंत हमने प्रत्युत्तर देते हैं। वह जो प्रत्युत्तर आता है आप हमारे सामने, वह क्या होता है? अर्थ के आधार पर सोच समझ कर दिया जाता है। मैं आपके सामने कुछ वाक्य निरंतर बोल रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हो। समझ किस लिए रहे हो? क्योंकि आपके अंदर अर्थ करने की योग्यता है। आप उन शब्दों का अर्थ करके तुरंत अपने आप को समझा रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि आप वाक्यों के अर्थ को समझ रहे हो और तुरंत अपने आप को समझा रहे हो, लेकिन इस शब्दों के समूह को समझने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। यदि हम किसी भी शब्द के अर्थ को समझना चाहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर तुरंत 5 चीज़ें होती है। वे 5 चीज़ें कौन सी होती है? कि हम यदि किसी भी वाक्य के अर्थ को समझते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ होती है वाक्य के लिए सार्थक शब्द। यदि बोलने वाला व्यक्ति वाक्य के अंदर सार्थक समूह का प्रयोग नहीं करता है तो आप शब्द के नहीं समझ पाएंगे। आप मात्र असमंजस की स्थिति में रहेंगे। जब आप सार्थक समूह को सुन लेते हैं तो आपके मन के अंदर उस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे राम तेज तेज दौड़ता है, आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। लेकिन राम, फिर मैं कुछ समय रुका, फिर एक शब्द बोला खाना, फिर बहुत देर बाद बोला
तो ये सार्थकता खत्म हो गई। क्यों? कि इतनी देर में हमारा मस्तिष्क और कहीं विचलित हो जाता है। दूसरी चीज़ है आकांक्षा। किसी भी वाक्य को सुनकर के हमारे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। राम तेज दौड़ता है, इसका मतलब वो बहुत तेज धावक है। राम खाना खाता है, मतलब वो खाना खा रहा है। इस तरह की आकांक्षाएं मन के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए वाक्य को सुनने के बाद में, तो वो सार्थक वाक्य कहलाएगा। तीसरी चीज है योग्यता, अर्थात जो भी शब्द हम वाक्य के साथ में प्रयोग करते हैं वो कैसे होने चाहिए? वाक्य के अनुरूप होने चाहिए। किस कर्म के लिए किस क्रिया का प्रयोग करना है और किस क्रिया के साथ में कौन सा विशेषण आएगा, कि एक दूसरे में सामंजस्य होता है, योग्यता होता है। जिस तरह से हम अपना ड्रेसअप करते हैं, पैंट शर्ट घड़ी माला तिलक बेल्ट जूते, ये सब अपनी अपनी जगह पर पहनते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। उसी तरह से हमें क्रिया के अनुसार ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। क्रिया के अनुसार ही कर्ता का प्रयोग करना चाहिए और विशेषण के अनुसार ही हमें विशेष्य का प्रयोग करना चाहिए। जो इस तरह के व्याकरण के जो नियम हैं वो प्रसंग के अनुकूल हो, वाक्य के अनुकूल हो। जब ये सब चीज़ें वाक्य के अनुकूल हो जाती है तो एक योग्यता का निर्माण करते हैं वाक्य के अंदर, और वह योग्यता हमें उस बात को समझने की सार्थकता देती है। 4 नंबर है समीपता। वाक्यों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग, बहुवचन के लिए बहुवचन। आप कर्ता एक वचन, आपने बहुवचन की क्रिया लगा दी, बड़ा असमंजस हो जाएगा। हम विशेषण लगा रहे हैं कुछ, और विशेष्य कुछ लगा रहे हैं, सर्वनाम कुछ है, संज्ञा कुछ है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैसे प्रयोग करना है, सबके लिए एक नियम बना हुआ है। संज्ञा के स्थान पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष क्रिया, सहायक क्रिया, और भी बहुत कुछ है सारी चीज़ें। तो हमें समीपता होनी चाहिए। समीपता का एक उदाहरण आपको बताते हैं। राम खाना खाता है, खाने को खाया जाता है इसलिए खाता ही लगाया जाए। यदि मैं वाक्य बता राम खाना दौड़ता है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो वाक्य गलत हो गया। तो इस तरह के वाक्यों में सन्निधि होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, कुछ आपसी सामंजस्य होना चाहिए। जो ये चीज़ होती है हम उसे वाक्यों की समीपता कहते हैं, और इसी समीपता के आधार पर हम किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। एक अंतिम चीज है अन्विति। अनु अनु एव इति, अर्थात अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। भाषा के अंदर मुख्य चीज व्याकरण होती है, और बिना व्याकरण के हम किसी भी वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते और ना समर्थ हो सकते हैं। तो हमें पूरे वाक्य का, उस वाक्य के अंदर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, वह पद और वे शब्द नियम के अनुकूल होने चाहिए। जो नियम वाक्य को बनाने के लिए बने हुए हैं कि एक वचन के साथ एक वचन, कर्म मध्य में आएगा, सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना आवश्यक है, चिन्ह लगाने भी आवश्यक है। इस तरह के जो नियम है वे सब अन्विति कहलाएंगे। तो एक संपूर्ण वाक्य को सार्थक करने के लिए उन शब्दों में 5 बातें होना आवश्यक है। आपको ये सारी 5 बातें याद करनी है। इसी वाक्य परंपरा में जब हम आगे चलते हैं तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं। विधिवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आदेशात्मक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 संदेहार्थक, नंबर 6 इच्छार्थक, नंबर 7 संकेतवाचक, और नंबर 8 विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं। इस स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ हिंदी के व्याकरण चिन्हों को भी समझ लेना चाहिए। क्यों कि जो संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, हमें चिन्हों के माध्यम से भी ज्ञात करना पड़ता है।
कभी कभी हमें असमंजस की स्थिति रहती है कि प्रश्न है या नहीं है, संदेहार्थक वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या हिंदी भाषा के चिन्हों का ज्ञान भी कर लेना आवश्यक है। यदि हमें चिन्हों का ज्ञान होगा तो हमें वाक्य के जो अर्थ के आधार पर भेद है उन्हें समझने में बड़ी आसानी होगी। विधि कहते हैं नियमवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करने वाला वाक्य। नंबर 3 आदेशात्मक वाक्य। किसी बड़े व्यक्ति ने छोटे व्यक्ति को आदेश दिया यह काम करो, यह आदेशात्मक वाक्य कहलाएगा। प्रश्नवाचक आप सभी समझते हो, जिसमें प्रश्न होगा। संदेहार्थक, जिसमें कुछ संदेह हो। नंबर 6 इच्छार्थक, किसी मन की भाव को, मन की इच्छा को प्रकट करने वाला वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाएगा। संकेतार्थक, वह काली गाय है उसे लेकर आओ, इस तरह का जो संकेत होगा वह संकेतार्थक वाक्य बोलेगा। और विस्मय आदि अधिकतर चिन्ह से प्रयोग होता है और चिन्ह से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य के 8 भेद हुए अर्थ के आधार